दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और चर्चा की शुरुआत से पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी का जीवन सुख समृद्धि से भरपूर रहे। और आज की जो हमारी चर्चा संवाद इंडिया के मंच पर वह है बिहार की राजनीति को लेकर। आप सभी जानते हैं बिहार की राजनीतिक गलियारों में पूरी चर्चा बटोर रही है और खासकर नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक कयासबाजी का अटकलों का दौर जो है राजनीतिक गलियारों में है कि नीतीश कुमार का अगला कदम राजनीतिक तौर पर क्या होगा। इसको लेकर तमाम तरह के लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं, अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार आने वाले समय में क्या दोबारा से अपना जो साथी है गठबंधन के उसको बदल सकते हैं। और सत्ता तो क्योंकि इतने साल से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में रहती है, मुख्यमंत्री वही रहते हैं और उनका जो सहयोगी हैं वह अदल बदलते रहते हैं समय समय पर। तो दोबारा से इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं बिहार के अंदर खूब जोरों पर है। आखिर इसके पीछे क्या संभावना है, या केवल अटकलबाजी रहेंगी, या इसमें कुछ हमें ऐसा कुछ सार्थक घटनाक्रम देखने को मिलेगा जो बिहार की राजनीति को बदल कर रख देगा आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय मैं आप सबसे करा देता हूँ। हमारे साथ हरिशंकर जोशी जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं सब बिहार की जो राजनीति है तमाम तरह की चर्चाएं बटोर रही हैं और नया साल भी शुरू हो गया है। उसको लेकर भी तमाम बातें लगातार सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि सबको चौंका भी देगा। क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार की चुप्पी, जब भी नीतीश कुमार चुप्पी का आवरण अपने ऊपर ढक लेते हैं तो वह कुछ ना कुछ राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम देता है। तो इस बार भी क्या नीतीश कुमार की चुप्पी कुछ नया करने जा रही है? उनकी चुप्पी के पीछे क्या रहस्य है, क्या लगता है आपको? देखिए, हमेशा नीतीश कुमार की जो खामोशी होती है, रहस्य तभी होता है जब वो खामोश हो जाते हैं। और इन दिनों वो बहुत सारी बातों को देखते समझते बूझते हुए भी खामोश हैं। ये जनवरी का महीना है और खरमास चल रहा है। बिहार में राजनीति में खरमास में कोई उठापटक, दल बदल, नया दल, नई नीति, नया काम होता नहीं है। ये सब मकर संक्रांति तक आने पर शुरू होता है, जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और खरमास समाप्त होता है। ऐसी स्थिति में अब बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं इस बीच में, जिससे ये एहसास होता है कि नीतीश कुमार जो हैं वो अब अपने पत्ते फेंक चुके हैं। वो अपनी सारी योजना को बस उन्हें मूर्त रूप देने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार है। बाकी सब वो लगभग तय हो चुका है, वो कर चुके हैं, इच्छा बना चुके हैं, मन बना चुके हैं। ये बात दिखाई देती है। और देखिए, बिहार की राजनीति में वो अकेले ऐसे पलटू राम हैं जिनका ये नहीं पता चलता कि वो कब क्या स्टेप लेंगे। कब वो आरजेडी के पास चले जाएंगे और फिर आरजेडी से सब कुछ बटोर कर इधर आ जाएंगे। ये चीजें बहुत उनको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। खबर आ रही है कि दही चूड़ा जो है वो उसका निमंत्रण उन्हें मिला है लालू यादव के घर से, और वो वहां पर दही चूड़ा खाने जाएंगे। अब दही चूड़े का अर्थ आप समझते हैं। दही चूड़ा अगर मकर संक्रांति के यहाँ दही चूड़ा जाना खाने जाना हो, निमंत्रण मिला हो, तो इससे माना जाता है कि रिश्तों में, संबंधों में मिठास घुलना शुरू हो जाती है। और वो मिठास तो घुल गई है, लेकिन समय का इंतजार है। अब देखना यह है कि सुशासन बाबू अपने दांव से दिल्ली की सरकार में कब भूकंप ला सकते हैं। मुझे एक बात और इसमें समझ में आती है कि 2025 की शुरुआत में जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत शुभ नहीं है। 2024 जब बीता तो आपने प्रशांत जी देखा, मोदी सरकार बैसाखियों पर आ गई, 2 बैसाखियां मिली उन्हें, और 2025 जो है वो उनके कम से कम एक बैसाखी खिसकने का साल मुझे प्रतीत होता है। उसकी वजह है कि नीतीश कुमार एक बात समझ गए हैं कि उनकी जो नियति है वो भी एकनाथ शिंदे की तरह होनी है, अजीत पवार की तरह होनी है। और हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव मॉडल उन्होंने देख लिया है, उड़ीसा भी उनकी समझ में आ गया है। तो
मोदी जी, बीजेपी या आरएसएस देर सवेर नीतीश कुमार को वहां से निपटा देगी और तैयारी चल रही है। वो तैयारी अभी बीच में तेज लगती है, फिर थोड़ी धीमी हो जाती है, फिर लगता है कि अभी युद्ध विराम का समय आ गया है, कुछ देर रुक जाओ। लेकिन देखिए, ज्वालामुखी जब फटता है तो उसका तभी पता चलता है जब वो फटता है, वरना अंदर अंदर भीतर भीतर सुलग रहा होता है। और वो भीतर भीतर ज्वालामुखी जो है वो सुलग रहा है। इसकी आप आहट देखिए कि विजय सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यक्रम में एक बात कही कि बिहार, उनका सपना तभी पूरा होगा जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, अपनी सरकार होगी, अपने दमखम से सरकार होगी। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, सही शब्द नहीं, लेकिन मैं भावार्थ बता रहा हूं उसका सीधा सा अर्थ क्या है कि ये जो गठबंधन की सरकार है, अब बीजेपी उस मोड में आना चाहती है कि जब इसके जो प्रमुख घटक दल है, और वो है नीतीश कुमार की पार्टी, वो वहां से विदाई उसकी बेला कर दी जाए। और अभी हाल में अमित शाह का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री बीजेपी की कार्य समिति में तय होगा। इसके बाद कुछ और उठापटक हुई सियासत में। आरिफ मोहम्मद खान को नया राज्यपाल बनाकर भेजा गया। वो एक महत्वपूर्ण घटना है बिहार की राजनीति की दृष्टि से, क्योंकि वो नौकरशाह नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान खाटी पॉलिटिशियन है। और नीतीश कुमार उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली गए। उन्हें मोदी से मुलाकात करनी थी, मोदी जी ने समय नहीं दिया। पीएम मोदी ने समय नहीं दिया और कह दिया कि खट्टर साहब से मिल लीजिए, आप अध्यक्ष हैं पार्टी के। वो थोड़ा सा भिनक गए इस बात पर, लगता ऐसा है। और वो वहां बिना मिले मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देकर वापस पटना आ गए। ये एक बड़ी घटना है जो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मोदी जी का उनसे ना मिलना, इधर गिरिराज किशोर, विजय सिन्हा जैसे लोगों का लगातार आक्रमण करना, उधर अमित शाह का कहना कि मुख्यमंत्री जो है वो अगला मुख्यमंत्री वो बीजेपी की कार्य समिति में तय होगा। ये सारी बातें देखकर वो बिल्कुल खामोश है, चैतन्य है। और नीतीश कुमार के लिए भी ये स्थिति आ गई है कि उन्होंने अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया। मतलब ये राइट टाइम चॉइस में भी है। अब देखिए क्या होता है वहां पर। पटना से लौट आए हैं, पटना लौट आए हैं। पटना में लौटने के क्या मायने हैं। और एक चीज और देखने के काबिल है इसमें कि कल उनकी माता जी की पुण्यतिथि थी, तो वो नालंदा गए और उनके साथ में राज्यपाल भी गए। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद इसके अलावा राबड़ी देवी के जन्मदिन पर उनके घर भी पहुंचे। उन्होंने शुभकामनाएं दी, गुलदस्ता दिया और दीर्घायु की कामना की। तो एक तरफ राज्यपाल का लालू प्रसाद यादव के घर जाना, और दूसरा लालू प्रसाद यादव के बाद मतलब देखिए अलग नीतीश कुमार की माताजी के कार्यक्रम में वहां पर जाना, पारिवारिक कार्यक्रम था, उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था, वहां नीतीश कुमार के साथ नालंदा जाना, इसके भी कई सियासी मायने निकल रहे हैं। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे ये पता चलता है कि ये सारा काम हो गया है और इसका समय का इंतजार है कि वो समय क्या होगा। जी बिल्कुल सही बात कहे कि समय का इंतजार है, समय किस तरह से कब करवट लेगा। तो ये बड़ी चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार जो राजनीति को समझें, अगर जिस तरह की राजनीति रही है, एक हाथ में वो कुर्सी को अपने सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो उनके मुख्यमंत्री कुर्सी है उसको लगातार हुए सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम करते हैं। और जैसे महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम जो सामने आए विधानसभा के, उसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जहां बीजेपी गठबंधन चुनाव लड़ा था, और चुनाव के पश्चात एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हो गए और डिप्टी सीएम हो गए देवेंद्र फडणवीस।
तो बीजेपी का जो फार्मूला है, क्या उससे डर गए हैं नीतीश कुमार बिहार के अंदर? क्योंकि जैसा आपने बताया कि अमित शाह हो चाहे उनके दूसरे जितने नेता हैं बिहार के, उनके जो बयान आए उसने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि बिहार में आने वाले चुनाव के पश्चात अगर उनका गठबंधन सत्ता में आता तो ये जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उनके बातों से तो ये बड़ा संकेत स्पष्ट रूप से है। तो नीतीश कुमार के अंदर यही डर बैठ गया है कि क्या महाराष्ट्र का फार्मूला अगर बिहार में अपना दिया गया तो उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो किधर जाएगा फिर। इसी वजह से तमाम तरह की चर्चाएं बिहार की राजनीतिक गलियारों में है। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है, वो डर नहीं गए हैं, वो चौकस हैं और हमेशा चौकस रहते हैं। बीच में उनकी बीमारी की खबरें थी, बीमार थे, लेकिन आज की तारीख में उन्हें देखकर नहीं लगता कि वो चैतन्य नहीं है। वो जिस तरह के निर्णय ले रहे हैं, जिस तरीके से वो गए दिल्ली और फिर वापस आए, और फिर दिल्ली में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने जाने का वो अंत्येष्टि में भी जा सकते थे, लेकिन चर्चा है कि उन्होंने वहां किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी की, और वो खास व्यक्ति कांग्रेस का खास व्यक्ति था। वो कौन था, कौन थी? तो इसको लेकर भी तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो उनकी दिल्ली यात्रा जो है वो थोड़ी रहस्यमयी हो गई है। तो इधर आरिफ मोहम्मद खान है, वो भाई देखिए पॉलिटिशियन है, वो लालू जी के यहाँ भी जाते हैं और उनके पुराने संबंध हैं, नीतीश कुमार के साथ भी जाते हैं, उनके पुराने संबंध हैं। लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं, उन्हें भेजा किसने है? उन्हें भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल बनाकर। तो आरिफ मोहम्मद खान दोनों जगह गए हैं, उसके कुछ ना कुछ सियासी मायने जरूर है। एक मायना ये हो सकता है कि बीजेपी ने भांप लिया हो कि नीतीश कुमार अब ज्यादा दिन के मेहमान हमारे साथ नहीं है, ये किसी भी दिन किसी भी क्षण अपनी सुविधानुसार अपने फायदे के अनुसार पलटी मार सकते हैं और ये वहां जा सकते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे जो हैं वो चाचा के लिए बंद हैं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही। मेरे भावों पर जाइएगा, शब्दों पर मत जाइएगा, लेकिन उसका भाव यही था। शब्द इधर उधर दो चार हो सकते हैं, लेकिन इसके एक मायने और भी हैं कि तेजस्वी क्या अब नीतीश कुमार का साथ लेना या देना नहीं चाहते हैं? क्या दरवाजे स्थायी रूप से बंद कर दिए हैं उन्होंने? लेकिन पार्टी तो लालू की है। तेजस्वी आज वहां पर उनकी गतिविधियां देखी जाती हैं, लेकिन डिसीजन तो लालू के होते हैं आज भी। और वो आरिफ मोहम्मद खान लालू से मिलने के लिए गए, क्यों? क्या ऐसा तो नहीं है कि लालू यादव को कोई ऑफर देकर आए हो कि हम नीतीश को छोड़ देते हैं, आप बीजेपी में आ जाओ? राजनीति में कोई दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं होता। ठीक बात, और जब संभावना सबके लिए खुली रहती है। हमेशा एक देखिए, दरवाजा होता ही नहीं है, पर्दा होता है। दरवाजा तो राजनीति में होता नहीं है, पर्दा होता है। इधर से उधर जाने के लिए पर्दा उठाया और उधर खिसक गए। तेजस्वी ने जो कहा कि दरवाजे बंद हैं, वो जो कह रहे हैं या कोई भी राजनेता जो कहता है वो सही नहीं होता, और सही होता भी है, लेकिन उसकी कभी भी उसका उलट होने की संभावना होती है। और कोई क्यों बताएगा कि हमारी नीतीश से बात चल रही है, चाचा से बात हो गई है, बिल्कुल फाइनल हो गया है, और वो दही चूड़ा खाने के लिए आ रहे हैं। और दही चूड़ा खाने का मतलब है कि आ रहे हैं, और दही चूड़े का आयोजन कर रहे हैं मकर संक्रांति को। लालू जी हमेशा करते हैं, और नीतीश कुमार को इनविटेशन भेजा गया है। अभी वो मौखिक इनविटेशन है, और उन्होंने भी गर्दन हिला दी होगी, ठीक है, और जाते आते रहे हैं दोनों, भाई पुराना साथ है, जाते आते रहे हैं, पुराने साथ है, लंगोटिया। तो क्या ये डील हो गई है? उन्होंने कहा था कि 25 में तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे। तो क्या 25 में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे?
और नीतीश कुमार साथ में उन्हें चुनाव लड़वाएंगे, अपना वायदा निभाएंगे। हालांकि राजनीति में कोई वायदा बुयदा होता नहीं है, कुछ निभाता नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि ये संख्या तय है। तब वो जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए गए और वहां उन्होंने किसी विशेष व्यक्ति से भेंट की, कांग्रेस के किसी शक्तिशाली व्यक्ति से भेंट की, और वो स्त्री है ऐसा कहा जा रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ लीजिए। तो क्या ऐसा तो नहीं पक रहा है कि तय हो गया हो और पूरा चौसर बिछ चुकी है, सारे गोटियां सेट कर ली गई हैं और एक बैसाखी 2025 में निकलेगी, और वो जो बैसाखी जिसकी लगी हुई है, यानी नीतीश कुमार को वहां प्रधानमंत्री का ऑफर हो और मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यहां पर कर ले। अब उनकी देखिए, नीतीश भी बहुत ज्यादा दिनों तक राजनीति करने वाले नहीं है। एक उन्हें मालूम है कि अब ये उनकी जो पारी है वो एक तरीके से आखिरी या सेकंड लास्ट पारी मान सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अगर आप होपफुल हो तो सबका सपना होता है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो। नीतीश में भी ये ख्वाब जरूर होगा, और वो इंडिया गठबंधन छोड़कर भागे इसलिए थे कि उन्हें पता चला कि इधर से तो तेजस्वी मुझे खिसका देगा, उधर से कांग्रेस मुझे खिसका देगी। चैतन्य व्यक्ति है, तो ये भी संभावना हो सकती है। और जहां तक लालू को बीजेपी ऑफर दे सकती है अपना गणित सुधारने के लिए, इसमें भी कोई संदेह आप नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं मान सकते ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई थंब रूल नहीं होता, कोई थंब रूल नहीं होता राजनीति में। हालांकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ऐसा नहीं होगा। लालू और कांग्रेस, आरजेडी और कांग्रेस बहुत लंबा एसोसिएशन है, और दोनों एक दूसरे के खराब से खराब वक्त में भी साथ छोड़कर नहीं भागे। सिर्फ एक बार हुआ था जब वो रामविलास पासवान के साथ चले गए थे, तो लेकिन कभी भी दोनों ने एक दूसरे के सम्मान में कोई कमी नहीं की। और सीधी लालू यादव की सोनिया गांधी से बातचीत है, कभी भी कर सकते हैं वो, और सोनिया गांधी उनका बहुत आदर मान सम्मान करती हैं, ठीक उसी तरह लालू भी करते हैं। और फिर वैचारिक बात है, वो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नीति के खिलाफ ही राजनीति करते रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर वो समर्थन में आए तो उनकी राजनीति का भी द एंड हो जाएगा। तो कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक परिवार या राजनीतिक अपनी पारी का द एंड नहीं करना चाहता, उस पर विराम नहीं लगाना चाहता। तो इसलिए लालू की संभावनाएं कम लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है मोहम्मद आरिफ खान को इस मिशन में लगाया जरूर होगा बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी एक साथ कई संभावनाओं पर काम करती है, रात दिन काम करती है, और उनका बहुत जबरदस्त नेटवर्क है इस मामले में। आप इधर देखिए कि जैसे ही उन्हें लगा कि नीतीश जो है वो अब दही चूड़ा खाने की तरफ अग्रसर हैं मकर संक्रांति को, तो वो सीधा बीजेपी ने अपने जो 3-5 तेरे करने वाले उनके स्टेट लेवल के नेता थे, उन सबको निर्देश दे दिया चुपचाप से। अब कोई नहीं बोल रहा है उनके खिलाफ, विजय सिन्हा भी, गिरिराज भी, और सभी खामोश हैं, अमित शाह भी खामोश हैं, सब बैकफुट पर आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ने स्वीकार कर लिया। बीजेपी अपना काम करने में देर सवेर वो जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया है उसको हासिल करने के लिए वो थोड़ा सा दशा दिशा बदलती रहती है, कभी धीमे, कभी तेज, कभी मध्यम, लेकिन उसका लक्ष्य वही है। एकनाथ शिंदे को कहते थे साहब इनके नेतृत्व में लड़ा गया, मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और बाद में उनका क्या हाल हुआ आपको मालूम है। और संभावनाएं और भी हैं, संभावनाएं देखिए, संभावनाओं का गणित का। अब नायडू साहब के
की जो बैसाखी है वो उन्हें लगता है कि परमानेंट है, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे अपने सांसदों के साथ नहीं खिसक सकते? क्या अजीत पवार और शरद पवार एक होकर और नहीं वहां से खींच सकते? जब ये तय हो जाएगा कि साहब नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया है और उनके 12 सांसद हमारे साथ हैं, 6 चिराग पासवान के भी हैं। चिराग पासवान भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, भले ही वो हनुमान कहें या उनके वो राम हो, लेकिन राजनीति में ना कोई किसी का राम ना कोई किसी का हनुमान, ये कलयुग है, यहां मर्यादा पुरुषोत्तम कोई नहीं है। तो अभी अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। जी प्रशांत जी। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। भविष्य गर्भ में है कि किस तरह के घटनाक्रम सामने आएंगे। और बात यह कि जैसे आपने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर जो बातें कही जाती हैं, जो बिहार की राजनीति को अगर देखें, वहां पे 3 प्लेयर ऐसे हैं, चाहे जेडीयू नीतीश कुमार की हो या बीजेपी हो या आरजेडी लालू प्रसाद यादव की। जहां भी दो एक साथ होते हैं वहां पर सरकार बन जाती है, गठबंधन बहुमत में आ जाता है। तो नीतीश कुमार का जो खेल है, हम देखते हैं कभी बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ, दोनों को सत्ता का स्वाद में समय समय पर चखाते भी रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं कि कोई भी अगर एक बार उसको सत्ता में शामिल कर लो, एक बार इसको सत्ता में शामिल कर लो, दोनों को अपने ऊपर निर्भर बना के उन्होंने विभिन्न समय के हिसाब से रखा हुआ है। तो क्या ये उनकी राजनीति का एक तरीका है कि दोनों को अपने ऊपर निर्भर ही बना के रखो, किसी को भी इतना मजबूत मत होने दो विपक्ष की राजनीति के अंदर कि वह सामने पूरा ताकतवर रूप से खड़ा हो जाए। तो ऐसे में एक बार उसे विपक्ष बनाना, एक बार सत्ता के साथ भागीदारी करना, एक बार सत्ता के साथ उसकी भागीदारी करना। तो क्या ये भी रणनीति है नीतीश कुमार की? क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है कि नीतीश कुमार को सब लोग जानते हैं, भाजपा ज्यादा रास आती है, आई है अभी तक, ये सब लोग जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लालू यादव के पास में बेहतर जमीन है, लेकिन क्या है कि वो उनका ऐसा एक संतुलन बनाया है नीतीश कुमार ने, जिसके सहारे वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और नीतीश कुमार के बगैर भारतीय जनता पार्टी बिहार में फिलहाल शून्य है, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन उसका नेक नियति पर किसी को विश्वास नहीं है, उस पर हमेशा संदेह है। ये जो बात है प्रशांत जी, ये बताती है कि नीतीश कुमार अगर नहीं रपटे वहां से, तो नीतीश कुमार का चुनाव के पहले तो नहीं, चुनाव के बाद उनका द एंड उस फिल्म का हो जाएगा और वो पटाक्षेप हो जाएगा उसका। तो नीतीश कुमार भी तेज हैं। अगर नीतीश कुमार आज पलटते हैं, मान लीजिए, तो फिर क्या होगा? क्या उसी तरह से आरजेडी और नीतीश सरकार बना पाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान, भले ही दोनों से बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन वो है तो केंद्र सरकार के व्यक्ति। तो राष्ट्रपति शासन में चुनाव होगा तो फिर नीतीश की तो कोई पकड़ रहेगी नहीं। उसके लिए जरूरी है नीतीश मुख्यमंत्री बने रहे। तो इन सब चीजों को तोला मोला जा रहा है अभी, और तय है कि वो एनडीए से अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी जी, अच्छा, आरिफ मोहम्मद खान का आपने एग्जाम्पल दिया, जो राज्यपाल नवनियुक्त तो हुए हैं बिहार के अंदर। तो खाटी पॉलिटिशियन है, इसमें होता है अनेक वर्षों का राजनीति का उनका अनुभव है और तमाम उतार चढ़ाव राजनीति के उन्होंने देखे हैं। तो ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान का जो रोल है, क्या वह इतना महत्वपूर्ण है कि बिहार की राजनीति में उनको बड़ा फिट माना केंद्र सरकार ने और उन्हें वहां पे नियुक्ति दी ताजपोशी की गवर्नर के तौर पर? तो दोनों, जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, दोनों से उनके बड़े अच्छे संबंध भी हैं और उसका उन्होंने उदाहरण भी पेश कर दिया बनने के तुरंत बाद, जिस तरह से उन्होंने दोनों से मिलना जुलना दोनों पक्षों से उन्होंने किया है। तो ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान का जो रोल है आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण है वो? देखिए, बीजेपी के लिए तो वो एक तरीके से सबसे अच्छे वॉचडॉग हैं। वो लगातार इस बात पर निगरानी रख सकते हैं, दोनों से मेल मुलाकात करते हुए, क्या डेवलपमेंट हो रहा है।
क्या डेवलपमेंट हो रहा है भांप सकते हैं, पॉलिटिशियन है, उनकी बातों का अर्थ लगा सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, अच्छी मुखबिरी कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, वो लालू यादव को पटाकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ले जा सकते हैं या ये प्रहसन कर सकते हैं ताकि नीतीश दब जाए। नीतीश पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए भी वो ये प्रहसन कर सकते हैं। ये बात फैल सकती है, कुछ दिनों में ये फैलेगी, आप देखिएगा, गोदी मीडिया ऐसे फैला देगा कि अब नीतीश नहीं लालू यादव होंगे मोदी के पार्टनर। तो इस काम के लिए भी वो मुफीद है। और नीतीश कुमार बहुत चतुर सुजान है, सुशासन बाबू हैं। अब वो अगर मुख्य, क्योंकि चुनाव में अब समय नहीं बचा है, बहुत ज्यादा कम समय बचा है, तो इसलिए अभी हो सकता है कि चुनाव की घोषणा तक वो यहीं पर बने रहें और कुछ उनका गेमिंग चलता रहे। लेकिन चुनाव घोषणा के बाद अंततः आप देखेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं। उसकी कई वजह हैं। सीट बंटवारे में भी इनमें काफी फजीयत होने वाली है। नीतीश कुमार जितनी सीटें मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी जितनी सीटें मांग रहे हैं और चिराग पासवान जितनी सीटें मांग रहे हैं, उसके बाद बीजेपी की गुल्लक में कुछ रेजगारी बचती है। उतने सीटों पर चुनाव लड़के बीजेपी अपना सपना या अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा नहीं कर सकती। और ये छोड़ेंगे क्यों? इन्होंने देख लिया है कि जिन्होंने छोड़ा महाराष्ट्र में, उनका हासिल उन्होंने देख लिया है। तो ये बीजेपी को उस मुकाम पर चुनाव मिलकर लड़ने देंगे जिस मुकाम पर बीजेपी उन पर डिपेंडेंट बनी रहे। नंबर एक। और ऐसा अगर नहीं होता है, सीट बंटवारे में ये तय नहीं होता है, तो नीतीश कुमार अपनी अलग पार्टी बनाकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार एनडीए में चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो चाहे इंडिया अलायंस से लड़े या अलग लड़े, या हो सकता है कि वो चिराग पासवान के साथ में अपना एक मोर्चा बना ले, अलग से एक गठबंधन बना ले, लड़े। लेकिन वो मतलब होगी नूरा कुश्ती नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण है, जो अगर राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मुद्दा, जो सम्मान का मुद्दा, बड़ा उसने मतलब बहुत ही प्रमुख रूप से छा गया राजनीति में। तो ऐसे में बिहार की राजनीति, क्योंकि पूरी सामाजिक न्याय की राजनीति पिछले 30-35 वर्षों से उसके केंद्रित है, और लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार दोनों सामाजिक न्याय की जो राजनीति है उससे निकले हुए नेता हैं। ऐसे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मुद्दा एकदम से राष्ट्रीय फलक पर छा गया है, उसका भी जो दबाव है नीतीश कुमार महसूस कर रहे हैं, चिराग पासवान महसूस कर रहे हैं, जीतन राम मांझी, जो तमाम वो नेता हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हीं के नाम पे फिर राजनीति वहां पे करते दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी पे जो दबाव है इस मुद्दे को लेकर, और उनके गठबंधन अलायंस को बिहार के अंदर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो वो भी कुछ ऐसा कुछ जो मुद्दा है वह भी नीतीश कुमार की जो मन स्थिति है उसको विचलित कर रहा है, उस पर दबाव बना रहा है। क्या लगता है आपको? नहीं, वो सहज नहीं है। अंबेडकर के मुद्दे पर कोई भी सहज नहीं है। कोई भी ऐसा नेता जिसका आधार दलित वोट है, पिछड़ा वोट है, वो सहज नहीं है। वो मुद्दा बड़ा मुद्दा है जो अभी हाल में उभरा है, और कांग्रेस उस पर लगातार जिस तरह से अपना कार्यक्रम लेकर आई है और आंदोलन वो जिस तरीके से उस पर शुरू कर रही है धीरे धीरे, और हो सकता है कि यात्रा भी निकाले, तो उसका असर नीतीश पर पड़ेगा। उसका असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उन्हें राजनीति दलितों की करनी है नीतीश कुमार को। तो ये मुद्दा तो बड़ा मुद्दा है ही है सर। जी जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, चिराग पासवान की अगर बात करें, चिराग पासवान भी लगातार ऐसा है जो चर्चा उनकी भी, वह भी अनकंफर्टेबल है इस समय राजनीतिक तौर पर बीजेपी के साथ। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी को लेके बात कही जाती है कि बीजेपी अपना जो बहुमत का आंकड़ा, खुद का आंकड़ा पार करने के लिए इन दोनों में सेंधमारी कर सकती है, और लगातार वह इस प्रयास में है कि कैसे अपने बहुमत का आंकड़ा वह अपने इंडिपेंडेंट रूप से मजबूत करे। ऐसे में जो चर्चाएं हैं इस तरह की सेंधमारी की भी विभिन्न दलों के अंदर,
वह क्या दर्शाती है कि बिहार की राजनीति में वह भी एक एंगल बन रहा है, उसका भी एक महत्व स्थान बन रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये हमेशा बीजेपी की कोशिश रहती है कि दूसरे दलों को तोड़कर खुद मजबूत हो जाए, और वो बहुत दिनों से लालायित है 272 अपने हो जाएं। लेकिन ये संभव होता तो अब तक हो गए होते। एक दो लोग हैं जो घोषित तौर पर हैं, जो उनके लिए काम करते हैं बीजेपी के लिए, और वो नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार जानते हैं, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। उससे उन्हें 272 नहीं मिलने वाले हैं। मान लीजिए 12 में से 2 तोड़ भी ले, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर राजनीति करना और भारतीय जनता पार्टी का सानिध्य प्राप्त कर उससे गठजोड़ कर राजनीति करना और उससे अलग राजनीति करना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा, अलग-अलग बातें हैं और तमाम तरह की राजनीतिक कवायद निश्चित रूप से बिहार में आने वाले समय में हमें दिखाई भी देगी। और जो बिहार की राजनीति को तमाम तरह की उत्सुकता इस समय पूरी बनी हुई है, वह भी काफ़ी कुछ संकेत भी दे रही है कि बिहार की राजनीति में क्या होने जा रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं, और आपने जिस तरह से पूरे बिहार की राजनीति को परिभाषित किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों का समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम आप सबसे भी आग्रह करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।